आफ्टरनून। ध्यान से सुनना बेटा, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आज और कल के दो जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये दोनों भी कंसेप्ट आने वाले दिनों में जहां जहां पे वेक्टर और जहां जहां पे स्केलर का कंसेप्ट आएगा वहां वहां पे ये चीजें आपको काम आएगी। क्लियर है? तो आज इसके पहले के दो लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब रिजोल्यूशन फोर्स का एग्जांपल देख के देखा हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। उसके अंदर ही हम लोगों ने देखा कौन सी चीज, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बात समझ में आई? एडिशन ऑफ स्केलर अगर हम लोग बोले तो एडिशन ऑफ स्केलर की बात करें तो बेसिकली क्या होता है? 4 + 4 = क्या लिख सकते हैं हम लोग? 8। लेकिन दो वेक्टर्स होंगे, दैट इज 2i कैप + 3j कैप + 2k कैप प्लस 2i कैप + 3j कैप प्लस या फिर -6 कैप k कैप। तो हम लोग क्या कर रहे थे? दो वेक्टर्स का एडिशन कर पाए और हम लोगों ने देखा कि i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ हम लोगों ने क्या किया? एडिशन किया। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर बनाना सीखा। कहां से? कौन सी चीज से वेक्टर बनाना सीखा बेटा? बोलो। हाँ, कौन सी चीज पहले सीखी थी हम लोगों ने? पोजीशन वेक्टर। किससे? पोजीशन वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर में क्या सीखा है मैंने? बोलो। वेक्टर जब डेवलप होगा तो दो पोजीशंस को निकाले होंगे, दैट इज x1 y1 और z1, और दूसरी चीज होंगी x2 y2 और z2। तो हमने क्या लिखा था? बोलो। x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप। यहां पे हम लोगों ने एंड किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या चीज? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीजें आज और कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मान के चलो बेटा, एक पहली चीज कौन सी? यदि ऐसे हम लोग बोले कि एक है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका यदि मैंने मल्टीप्लिकेशन किया किसके साथ? वेक्टर क्वांटिटी के साथ, ठीक है? तो एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे पता है कि मान के चलो a बार इज इक्वल टू, ऐसे मैंने बोला कि बेटा 2i कैप, क्या लिखा मैंने? बोलो। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बराबर, या फिर इसको अपन 3 करके देखेंगे, ठीक है? इस तरह से मैंने लिखा। यदि मुझे मान के चलो 1/2 a बार अगर करना हो तो मैं क्या कर रहा हूं? बोलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a 1/2? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1/2? ये होता है हाफ। तो मैं अगर देखूं हाफ इंटू a बार, मतलब हाफ इंटू a बार का क्या है? 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप बराबर। या फिर इसको अपन 1/3 करके देखेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा बेटा? बोलो। सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, हम लोगों ने देखा, बराबर है? तो क्या बनेगा? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बात समझ में आई? तो मुझे बताना है यहां पे कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आने वाला रिजल्ट आपके पास क्या मिल रहा है? वेक्टर। तो याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आने वाला रिजल्ट क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। इसको भूलना नहीं है। बात समझ में आई? मतलब स्केलर का मीनिंग क्या हुआ? कोई भी एक नंबर पकड़ के चलो या फिर मैग्नीट्यूड पकड़ के चलना है बेटा, ठीक है? ध्यान से सुनना जो चीजें मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है? कोई भी नोट नहीं करेगा, सारी चीजें लिख के रहेंगी, उसको फोटो निकाल के लेके जाइए, बाद में अच्छे समझ के उसको क्या करना है? नोट करना है, ठीक है? पूरी चीज समझ लीजिए, ठीक है? इसके बाद हम लोग चीज पढ़ेंगे बेटा जिसके बारे में एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आने वाला रिजल्ट क्या हो सकता है? एक तो स्केलर होगा, एक तो वेक्टर होगा। क्या होगा? एक तो क्या होगा इसमें से? एक तो क्या होगा? स्केलर होगा बेटा, या फिर एक तो क्या हो सकता है? वेक्टर हो सकता है। बात समझ में आई? ठीक सर, इसके बाद का जो टाइप है तो क्या स्केलर इंटू स्केलर हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, स्केलर इंटू स्केलर का मीनिंग होता है एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसका मीनिंग ही ये होता है कि आप क्या कर रहे हो? अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। कैसा क्या कर रहे हो? 4 × 4। तो सीखने की जरूरत है कि हमको नहीं है, तो हम लोग ये वाला सीखे, ये तो एकदम इजी रहा। और ये जो है बेटा, इसको हमको सीखना है वेक्टर इंटू वेक्टर। बात समझ में आई? तो पहली चीज, अगर वेक्टर इंटू वेक्टर का हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो दो रिजल्ट्स आपके सामने दिख रहे हैं बेटा। एक आपको मिल सकता है स्केलर, उसका प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर एक हो सकता है कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिल रहा है? वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहां पे p बार इंटू क्यू बार। क्या लिखा? p बार इंटू क्यू बार। इसका फाइनल रिजल्ट मान के चलो मिला है r। सिमिलरली वेक्टर मतलब क्या? देखो, p बार इंटू क्यू बार, फाइनल रिजल्ट मिला कितना? r बार। बात समझ में आ रही है? दो में कुछ फर्क दिख रहा है बेटा? फर्क नहीं दिख रहा है बेटा? इसका फाइनल रिजल्ट आपको सिर्फ मिल रहा है r, दैट इज मैग्नीट्यूड। मतलब कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। क्या दिख रहा है? वेक्टर इंटू वेक्टर करके क्या मिल रहा है? वेक्टर। मतलब कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। और इसको क्या बोलेंगे? स्केलर। यदि वेक्टर इंटू वेक्टर मिलके अगर वेक्टर आपको मिला तो ये होता है बेटा क्रॉस लिखा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आई?
तो ये तो इसको क्या रहा, ये तो सिर्फ डिनोशन है उसको दिखाने के लिए। बात समझ में आ रही है? यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आने वाला रिजल्ट अगर स्केलर आता है तो बेटा इसको हम लोग बोलेंगे डॉट दिखाई देंगे। इसका नोटिफिकेशन क्या है, मतलब उसको नोटिफाई करने के लिए डॉट लिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को आप लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो क्योंकि स्केलर नंबर आ रहा है, बराबर है। और इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या बोल सकते हो, बोलो वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हो। यदि कभी आपके क्वेश्चन में वेक्टर प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट करके अगर मेंशन कर दिया जाए तो समझ लेना वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब वेक्टर वेक्टर मिलके इन द सेंस मल्टीप्लाई होके। और अगर उन्होंने बोला कि स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट तो मिला है स्केलर, लेकिन किसके वजह से, दो वेक्टर की वजह से। तो स्केलर के लिए क्या यूज करोगे, डॉट, और वेक्टर के लिए क्या यूज करोगे, क्रॉस। बात समझ में आई? सर दोनों में हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज दोनों में से हम लोग पढ़ेंगे बेटा कौन सा, डॉट प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट। आई बात समझ में? सर क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स। दो वेक्टर से मिलकर एक स्केलर प्रोडक्ट मिला। तो डेफिनेशन क्या बना दिया जाता है, देखो डेफिनेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड में लिखने के लिए, इसमें बोर्ड में। तो दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स ऑफ ए टू नॉन जीरो वेक्टर्स। क्या लिखा मैंने, टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्लियर है? क्या बोला, देखो डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। देखो जो बोलना चाहता है उसको पहले अपन लिखेंगे, कैसे बोल रहा है देखो। जैसे मान के चलो एक पी बार है बेटा और क्या है, क्यू बार है, इन ठीक है, पी बार है और क्या है, क्यू बार है, ठीक है। फैन शुरू करना है, पी बार है और क्या है, क्यू बार है, ठीक है। आने वाला रिजल्ट क्या मिलने वाला, स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा, बोलते चलिए स्केलर मिलेगा। जब स्केलर मिलेगा तो साइड में हमको क्या लिखना है बेटा, डॉट। यहां तक समझ में आई बात? तो उन्होंने बोला कि इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब पी बार मॉड में लिखा और क्यू बार मॉड में लिखा। मॉड में लिखना मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना। फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बना है, कोसाइन एंगल। कोसाइन का मीनिंग क्या है, कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आई? सर बताइए कैसे होता है। तो दैट इज पी बार डॉट क्यू बार को लिखा जाएगा कैसे, दोनों का मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट किसका होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का। और कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और क्यू के बीच का एंगल रहेगा। बात समझ में आई? सर कैसे होगा बताइए। जैसे मान के चलो बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे। कैसा एग्जांपल सर बताइए। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या लगाया बेटा, बोलो फोर्स लगाए। क्या लगाए, और जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये ऑब्जेक्ट कहां तक आया बेटा, यहां तक आया, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही है और आपके एस का डायरेक्शन भी किधर है, उधर ही है। दोनों में एंगल कितना बना बेटा, बोलो 0 डिग्री। तो जब मैं एफ बार और एस बार लिखूंगा सो यहां पे मिलता है हमको क्या, वर्क डन। क्या मिलता है, वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने क्या लिखा, एफ बार डॉट एस बार। दो वेक्टर मिलके क्या मिला है, वर्क डन। और ये वर्क डन क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको क्या नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ये कौन सी क्वांटिटी है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब बताइए बेटा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एफ बार एस बार, किसमें, मॉड में। और मैंने किसमें लिखा एंगल, कॉस ऑफ थीटा। क्या है थीटा, एफ बार और एस बार के बीच का एंगल। यह एंगल कितना होगा, 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होगी। तो बचा क्या है, सिर्फ एफ इंटू एस, जो हम लोग बचपन में लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज द वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना ही लिखा करते थे। यदि ये फोर्स का एंगल कुछ इस तरह से बना, ठीक है, लाइक दिस। यदि हमने फोर्स ऐसे लगाया, ये रहा बेटा एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब हम फोर्स ऐसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे जाएगा क्या। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा सा एंगल बना के उसको जब खींचेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे गया,
ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये फोर्स के कितने कंपोनेंट बनेंगे। दो कंपोनेंट, एक बनेगा बेटा कौन सा बोलो, एक बनेगा FH और एक बनेगा बेटा कौन सा वाला फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे S होने के लिए, FH है या FV है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FH, हॉरिजॉन्टल फोर्स। और FH की वैल्यू कितनी थी बेटा बोलो, F cos ऑफ थीटा थी। क्या थी, इसका मतलब जो मैंने लिखा यहां पे F, ये क्या था, F cos ऑफ थीटा था। बात समझ में आई। तो यहां से आता है कंसेप्ट किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बात समझ में आई। उसी तरह से जो आगे पढ़ने वाले हम लोग कौन सा, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर मिलेगा। तो ये एग्जांपल अगर आपको लिखना पड़े किसके लिए, आप लोग बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर इसके लिए एग्जांपल बताइए, दो वेक्टर्स मिलके एक वेक्टर मिलेगा, क्या क्या बोल सकते हैं बोलो। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैक्सिमम इसी का हमको काम पड़ने वाला है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बेटा कौन सा, दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार। वेक्टर वेक्टर मिलके क्या मिला, वेक्टर मिला। बात समझ में आई। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर बार क्रॉस लीनियर मोमेंटम। टाउ बार इज इक्वल टू होता है आर बार क्रॉस एफ बार। व्हाट इज द टाउ, टॉर्क। व्हाट इज द एल, एंगुलर मोमेंटम। आपने सुना है सिर्फ क्या, लीनियर मोमेंटम। आने वाले दिनों में क्या पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क का और एक फॉर्मूला बेटा जो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, टाउ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार। वेक्टर वेक्टर मिलके क्या मिला, वेक्टर मिला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम बार, डाइपोल मोमेंट। क्या होता है ये, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और बी मतलब होती है मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या बता रहे हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेटा ये जो चीजें हैं हम आने वाले दिनों में पढ़ने वाले। तो ये आपको इसका एक टीजर देना चाहता हूं कि ये सारे जो चीजें आपको दिख रहे हो। अब देखो मैग्नेटिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तो अगला साल शुरू हो रहा होता है। आसपास में हम लोग फरवरी मार्च में चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट शुरू करेंगे। उसमें ये फॉर्मूला आने वाला कौन सा, टाउ बार इज इक्वल टू एम बार क्रॉस बी बार। तो ये बोलना मैं चाहता हूं कि यदि अगर आपने आज स्केलर वेक्टर का कंसेप्ट नहीं सीखा तो आने वाले दिन में क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आई बात, इस तरह से प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ मैं टीजर देना चाहता हूं कि आपको डॉट क्रॉस और क्रॉस प्रोडक्ट इतने क्या बोलते हैं उसको, इंपॉर्टेंस देके आपको सीखना है इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, अब हम लोग इसको सीखेंगे कुछ चीजें बेटा। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। ठीक है, चलो देखो सर आपने बोला ये F क्या लिखा है, F इंटू एस। तो बेसिकली ये क्या था बेटा बोलो, डिस्प्लेसमेंट। और ये F का कौन सा कंपोनेंट लिया था बोलो, F cos ऑफ थीटा, जिसको मैंने रीअरेंज करके कैसा लिखा था बोलो, हाँ कैसा लिखा था हम लोगों ने बोलो। अगर इसको एक को P माने एक को Q माने तो क्या लिखा मैंने, P Q cos ऑफ थीटा। इसका और एक मेथड है बेटा, इसको रिप्रेजेंट सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P Q cos ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली P और Q क्या है, मैग्नीट्यूड है, नंबर ही है ना वो। तो जब नंबर की बात करें तो हम लोग ऐसे भी नंबर में लिखेंगे। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोगों ने P और Q को लिखा है। बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको सीखेंगे बेटा, दैट इज जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट। होता क्या है उसका मीनिंग समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मैं दो वेक्टर्स लेता हूं बेटा। पहला वेक्टर लिया मैंने इस तरह से, इसका मैंने नाम रखा कौन सा, दैट इज मान के चलो P बार। क्या रखा, और ये P बार है और ये रहा हमारा कौन सा, दैट इज Q बार। ठीक, दोनों में कितना एंगल हो सकता है मान के चलो थीटा। दो वेक्टर दिख रहे सर, ये तो अभी इजी हो गया, दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा, बीच से जाएगा। हम लोग रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, दोनों के मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। 2-3 लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा था, कौन सी चीज थी बेटा बोलो, वो था रिजल्टेंट के बारे में। वो कहां से गुजर रहा था, बीच से। आज हम लोग क्या सीखने वाले, P बार और Q बार के मल्टीप्लीकेशन को सीखने वाले। ध्यान से सुनना, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, और रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट स्केलर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, यही हम लोगों को सीखना है। देखो क्या होता है, अब स्केलर का मीनिंग है एक नंबर। स्केलर का मीनिंग है, यदि नंबर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। अब देखो मैं काम करता हूं यहां से, इसके ऊपर एक क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर लाइन खींची, दिख रहा है। अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचे, इसका मैं नाम देता बेटा O, इसका नाम मैंने दिया A, इसका नाम मैंने दिया दैट इज B। तो ये जो लाइन जितनी लंबी दिख रही है, ये क्या है आपका P का मैग्नीट्यूड,
अरे है या नहीं है? उसके बाद यदि मैंने इसके ऊपर लिखा इस तरह से, ये लाइन खींची मैंने, दिख रहा है? ठीक है, अब देखो अच्छे से, इसके ऊपर से यहां पे एक लाइन खींची, बराबर, तो एक ट्रायंगल बना, रेक्टेंगल कौन सा? ओ ए पी। क्या बना? ओ ए पी में ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? हाइपोटेनियस। क्या दिख रहा है? और इस हाइपोटेनियस का पूरा जो दिख रहा है आपको एक वेक्टर दिख रहा है जिसका नाम क्या है बेटा? बोलो, पी बार। क्या है? यदि मैं एंगल थीटा बोलूं तो पी बार का ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका नाम क्या होगा? बोलो, थीटा का एडजेसेंट वाला, ये क्या होगा? पी कॉस ऑफ थीटा। क्या बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा बेटा, यदि मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची तो मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल बनता है, ये वाला, बराबर है, जिसका हाइपोटेन्यूज बनेगा ये। यदि ये वाला आपका वेक्टर है कौन सा? क्यू। यदि ये वाला वेक्टर दिख रहा है कौन सा है? क्यू बार, तो क्यू का ये वाला कौन सा बनेगा? एडजेसेंट। बोलो, ये बनेगा क्यू कॉस ऑफ थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? कितने आपको रेक्टेंगल्स दिख रहे? 3, 2, सॉरी, ये 1 और ये वाला 2। तो P का एडजेसेंट क्या बना? P कॉस थीटा। और Q का क्या बना? यहां तक समझ में आई बात? यदि मैं ऐसे लिखता हूं कि P बार डॉट Q बार, तो फटाक से बोलो क्या बनेगा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? P Q कॉस ऑफ थीटा लिख सकते? क्या लिख सकते? P कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको P इंटू Q कॉस ऑफ थीटा नहीं लिख सकता? क्या किया मैंने? सिर्फ ब्रैकेट ही तो डाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q कॉस ऑफ थीटा? Q कॉस ऑफ थीटा क्या है? ये Q का क्या है? Q का क्या है? कंपोनेंट है ये। क्या है ये? किसके डायरेक्शन में दिख रहा है? P बार के डायरेक्शन में दिख रहा है। किसके बारे में? तो इसको क्या लिख सकते? बोलो, P इंटू व्हाट इज द Q कॉस ऑफ थीटा? बोलो, क्या ये Q कॉस ऑफ थीटा क्या है? देखो इधर, इट इज द कंपोनेंट ऑफ Q वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर। नहीं समझे? क्या बोलेंगे इसको? हां, कंपोनेंट ऑफ, हां बोलो, कंपोनेंट ऑफ कौन? Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। बात समझ में आई? समझे? नहीं समझे? बेटा ये कौन है? आपका Q है। इस Q का ये कौन सा कंपोनेंट है? बोलो, Q कॉस ऑफ थीटा। नहीं होगा? अरे ये अगर थीटा है बीच में एंगल, तो ये क्या बनेगा? बोलो, ऐसे होगा तो थीटा का ये एडजेसेंट नहीं बनेगा। कितना ट्रायंगल दिख रहा है? देखो, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है इस तरह से, कौन सा वाला? रेक्टेंगल। नहीं दिख रहा है? यहां से मैंने क्या किया? बोलो, परपेंडिकुलर लाइन खींची। इसकी लाइन किसके बराबर? Q के बराबर। Q का ये कौन सा साइड दिख रहा है? एडजेसेंट साइड दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? तो ये अगर एडजेसेंट साइड होगा, ये अगर Q होगा, तो ये कौन सा कंपोनेंट बना? Q कॉस ऑफ थीटा। और Q कॉस ऑफ थीटा का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है? P के। तो मैंने जो लिखा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q कॉस ऑफ थीटा? कंपोनेंट ऑफ Q इन द डायरेक्शन ऑफ P। बात समझ में? ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं P या फिर Q बार डॉट P बार इक्वल्स टू, कैसे लिख सकते? Q इंटू P, हां, कॉस ऑफ थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? Q इन ब्रैकेट P कॉस ऑफ थीटा। देख लो, P कॉस ऑफ थीटा क्या? ये था हमारा कौन? P। ये क्या था? उसका कंपोनेंट। किसके डायरेक्शन में? Q के डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिख सकता? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P कॉस ऑफ थीटा? बोलो, कंपोनेंट ऑफ P इन द डायरेक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया, इन द डायरेक्शन ऑफ। इसका मतलब आप समझ लीजिए, जो मैंने लिखा था बेटा, कौन सी चीज? F लिखा था। F का कौन सा कंपोनेंट लिया मैंने? F cos of theta. What is the F cos of theta? F cos of theta is nothing but the component of F in the direction of S. समझे? समझे? नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब समझ के चलो, यदि मैंने ऐसा कंपोनेंट दिया बेटा फोर्स का, इधर दिया मैंने क्या? बोलो, S, तो मैं इधर क्या लिखूंगा? ये अगर थीटा है तो इसका S का क्या बनाएंगे? S cos of theta। तो इसको लिखते समय आप कैसे बोलोगे? हां, कंपोनेंट ऑफ S इन द डायरेक्शन ऑफ F। तो भले ही आपका यहां पे किसी का भी कंपोनेंट हो, वो किसके अलॉन्ग होना चाहिए? एक दूसरे के अलॉन्ग में होने चाहिए। आप किसी का भी कंपोनेंट लीजिए, जरूरी नहीं कि एक का ही कंपोनेंट बन सकता है। इस कंसेप्ट को समझे, आगे बढ़ेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे बेटा कौन सी चीज? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखेंगे?
बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, बोर्ड में आपको लिखने के लिए आपको आएंगे ही आएगा। बोर्ड में आपको जो है पूछा जाता है, इसको लिखना पड़ता है ठीक से, सही ढंग से। दूसरी चीज, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको समझा अच्छे से, तो ही जाके आने वाले न्यूमेरिकल्स आपको सही से डील करना आएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 1 पहली चीज। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर्स obeys the commutative law of vector multiplication। इसके पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सीखा था, याद होगा। बात समझ में आई? जैसे मान के चलो पी बार डॉट क्यू बार अगर होगा तो इसको आप क्यू बार डॉट पी बार लिख सकते हो। बात समझ में आई? ये ऐसा प्रोग्राम आपके क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होने वाला। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हम लोगों ने इसके पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सीखा था। क्या सीखा था? ए बार प्लस बी बार को हम लोग बी बार प्लस ए बार लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या है? पी बार डॉट क्यू बार इक्वल्स टू क्यू बार डॉट पी बार। हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह से, उसका प्लेस साइड में ले सकते हैं। बात समझ में? इसी को क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आई? ठीक है, ये जो चीज है जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में कर पाए, ये चीज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। वहां पे रूल चेंज हो जाता है, दोनों के रूल्स अलग अलग होंगे। बात समझ में आई? तो बेटा याद रखना है, सर अगर इसको बता दिया जाए तो पी बार डॉट क्यू बार को क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो, पी क्यू कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं बोलो आपको बेटा बोलो क्यू बार डॉट पी बार को कैसे लिखेंगे? बोलो हाँ, क्यू पी कॉस ऑफ थीटा। नहीं लिख सकते बेटा। मुझे बताइए व्हाट इज दिस? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो भी चलेगा ना, क्यू पी कॉस ऑफ थीटा। नहीं जमेगा? अरे 4 इंटू 3 क्या और 3 इंटू 4 क्या? बात समझ में आई? इसी का मतलब क्यू पी कॉस थीटा का मीनिंग ही क्या है? क्यू बार डॉट पी बार, मतलब ही पी बार डॉट क्यू बार का मीनिंग ही है क्या? क्यू बार डॉट पी बार। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को ऑबे करेगा। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो देखो आगे का। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स obeys the distributive law of multiplication। क्या बोला मैंने? बोलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन? जैसे ए बार डॉट पी बार प्लस क्यू बार लिखा मैंने। क्या लिखा मैंने? बोलो, ए बार डॉट पी बार प्लस क्यू बार, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर सकते। बोलो कैसे होगा? ए बार डॉट पी बार प्लस ए बार डॉट क्यू बार लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब ही पी बार डॉट ए बार और प्लस क्यू बार डॉट ए बार लिख सकते हो। आई बात समझ में? समझ में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? ठीक है बेटा, थर्ड वाला लॉ समझ लीजिए। थर्ड चीज क्या बोला जाता है? ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विथ इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बोला है देखो? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब मान के चलो दो वेक्टर से बेटा, और उसी के साथ उसने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट किया। जैसे मान के चलो ए बार डॉट ए बार यदि आप करो तो इसका आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा, मतलब ही क्या है? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे होगा बेटा? बोलो हाँ। मान के चलो ये वाला एक वेक्टर मेरे पास है ए बार, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर? ए के बराबर। सेकंड वेक्टर मैंने लिया जिसका डायरेक्शन क्या है? वही होगा, दैट इज ए बार, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए। ए बार और ए बार में कितने का एंगल है?
0 डिग्री का। यदि अगर एंगल 0 डिग्री का हो तो मुझे बताइए इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे? मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? कॉस 0 की वैल्यू कितनी? 1। मॉड ऑफ ए मतलब ए, मॉड ऑफ ए मतलब ए, आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर। बराबर है। इसका मतलब ये बेटा कि दोनों में एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है। 4th नंबर का कंसेप्ट देखिए, ठीक है? कौन से नंबर का? 4th नंबर का, ठीक है? अब देखिए 4th नंबर का कंसेप्ट क्या बोलता है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी 0 इफ दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होगा? एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ, मान के चलो बेटा यहां पे मैंने लिया एक वेक्टर p बार और एक वेक्टर लिया मैंने कौन सा? q बार। अब दोनों में एंगल कितना है बोलो? 90 डिग्री। एंगल कितना है? तो फटाक से बोलो p बार डॉट q बार इक्वल्स टू क्या बनेगा? मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q इंटू कॉस ऑफ हाउ मच? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी? 0 इंटू p इंटू q 0। इसका कन्वर्स कर सकते आप लोग, याद रखिएगा, ठीक है? कैसे? यदि देखो पहले क्या बोला हम लोगों ने? दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल कितना हो? 90 हो, तो आने वाला रिजल्ट क्या हो सकता है? इसका कन्वर्स करके बताइए उल्टा। यदि आपका फाइनल स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या हो? 0 हो फॉर ए टू नॉन जीरो वेक्टर्स, इसका मतलब दो वेक्टर्स कैसे हो सकते हैं? परपेंडिकुलर होगे ही होगे। ये बिल्कुल ध्यान में डाल के रखना। ये मैं सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में पूछूंगा, ठीक है? वो आपको इनडायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, बेटा ये ऐसी चीज थी। रिजल्ट क्या मिला आपको? 0 मिल रहा है, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए। आई बात समझ में? तो पहला एंगल कौन सा है? 0 डिग्री। सेकंड एंगल कौन सा है? उसके बाद याद रखना है 5th नंबर का, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या है एंटी पैरेलल का मीनिंग? क्या है? एक वेक्टर मान के चलो इधर, दैट इज p बार, एक वेक्टर इधर क्या है? q बार। दोनों में एंगल कितना है बेटा? तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? दैट इज p बार डॉट q बार इज इक्वल टू p q cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। तो आंसर क्या मिलेगा? दैट इज p इंटू क्यू। -1 मतलब क्या मिला? -pq। बात समझ में आई? सर ऐसा हो सकता है क्या कि सर आपका फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो? क्या बोला मैंने? समझ में आई बात? यदि फोर्स इधर लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो एंगल कितना बन रहा है? 180। ऐसा होता है क्या? सर होता है। यदि मान के चलो बेटा, देखो हर चीज आपको काम में आने वाली, हम लोग पढ़ने वाले कहां पे? ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में। आपने स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में दबाया, तो स्प्रिंग आपके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम हम लोग आगे जाके रेस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, दैट फोर्स विच डेवलप बाय दी स्प्रिंग। तो मुझे बताइए स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन स्प्रिंग कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा है? इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो यदि मैंने बोला कि बेटा इन दोनों में कितने का एंगल है? 180 डिग्री का, किस तरह का वर्क डन मिलेगा? नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। कैसा मिलेगा? और ये चीज हम लोगों ने 9th में सीखी थी, याद होगा। कितने तरह के वर्क डन होते हैं? 3 तरह के सर। कौन से? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। यहां से आता है वो चीज। बात समझ में आई? तो ये हुआ इस तरह से, ठीक है बेटा? अब इसमें समझ लीजिए सर, इसका मतलब फाइनल रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। फाइनल रिजल्ट किसमें हो सकता है? पॉजिटिव में हो सकता है। हो सकता है। इसका मतलब ये कि आपका फाइनल रिजल्ट कौन से इसमें होगा? एक तो नेगेटिव, एक तो पॉजिटिव। कहां तक आपका पॉजिटिव रहेगा बेटा? 0 से लेके 90 तक। कहां से? 0 से लेके 90 तक आपका क्या मिलेगा? पॉजिटिव। और 90 के बियॉन्ड अगर आपका एंगल जाए, थीटा की वैल्यू 91 जैसे हो गई, जैसे ये वाला वैल्यू ऐसे हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। मतलब 90 से लेके उसके आगे आप जितना भी एंगल थीटा बढ़ाते जाइए, क्या होते जाएगा? वैल्यू क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव मिलेगी बेटा। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो देख 6th नंबर का देखिए बेटा। कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है देख लीजिए। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, इसके पहले हम लोगों ने सीखा
याद होगा एक्स एक्सिस, याद होगा वाई एक्सिस, याद होगा जेड एक्सिस। ठीक, इसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए क्या इस्तेमाल किए थे बेटा बोलो? आई कैप, इसके लिए जे कैप, उसके लिए के कैप। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, मतलब आपका मान के चलो मैंने आई कैप डॉट अगर आई कैप करे, अब सबको पता है ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1। इसको लिखो अपने फॉर्म में, कैसा होगा बेटा बोलो? आई कैप मॉड में, दूसरा क्या होगा? आई कैप मॉड में, दोनों में बीच में एंगल कॉस थीटा। फटाक से बोलिए आई कैप और आई कैप दोनों में एंगल कितना है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी बनी? तो 1 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। कॉस 0 1। आंसर क्या मिला? तो आई का आई के साथ वैल्यू कितना मिलेगा? 1। जे का जे के साथ कितना मिलेगा? के का के साथ कितना मिलेगा? यदि मैंने जे कैप डॉट अगर के कैप करूं तो मुझे बताइए क्या लिखेंगे हम लोग? जे कैप इंटू के मॉड में, दोनों में एंगल कॉस ऑफ, बोलो एंगल कितना होगा? आई कैप और जे कैप में एंगल कितना? तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी? तो टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी? सर इसका मतलब यह है कि आई और जे में हमेशा एंगल 90 बनेगा, जे और के में एंगल के 90 बनेगा, के और आई में एंगल कितना बनेगा? तो इसका मतलब यह सर कि अगर इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखे, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, मैंने क्या लिखा यहां पे बोलो? आई जे के। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम लोग आई जे और यहां पे लिखेंगे हम लोग के। ठीक, चलो आई का आई के साथ यदि हम लोग करें तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा? जे का जे के साथ करेंगे, के का के साथ करेंगे डॉट, कितना मिलेगा? 1। इसको छोड़ के बाकी सारे चीजों का आंसर क्या मिलेगा? बेटा ये वेक्टर आपके क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होने वाला, सब कुछ चेंज होने वाला सीन। ये जो डब्बा है, ये डब्बा पूरा चेंज होने वाला, रंग ही चेंज होगा इसका। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा यहां पे, सुन लो, पी बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। यदि मैंने लिखा सेकंड वेक्टर क्यू बार इज इक्वल टू क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, तो मुझे बताइए पी बार डॉट अगर क्यू बार करूं तो मेरे पास ये दो वेक्टर्स मिलेंगे। अरे ये जो इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा ना, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप हो सकता है, तो बेटा इसको बोलो क्या लिखेंगे? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। इसको बोलो क्या लिखेंगे? डॉट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। बोलते चलिए, फटाक से बोलो, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? इसका इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, इसका, लेकिन सर आई कैप डॉट आई कैप 1 मिलता है, लेकिन आई कैप डॉट जे कैप कितना मिलता है? 0। आई कैप डॉट के कैप, मतलब ही आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ करेंगे, और आई बार डॉट आई बार, मतलब आई कैप डॉट आई कैप। आंसर कितना मिलेगा? 1। तो आंसर क्या मिलेगा बेटा बोलो? पी एक्स इंटू क्यू एक्स सिर्फ। बहुत बढ़िया। इसका क्या मिलेगा? पी वाई इंटू क्यू वाई बराबर है, इसका क्या मिलेगा? पी जेड इंटू क्यू जेड। सर आई किधर गया बेटा? अभी मैंने बोला कौन सी चीज? आई बार या फिर आई कैप डॉट आई कैप। आंसर कितना मिलता है? बात समझ में आई? बाकी सारी चीजों का आंसर कितना मिल रहा था? 0। तो इतना ही बचेगा। सर देखिए, सर यहां पे आई दिख रहा है क्या? यहां पे जे दिख रहा है क्या? यहां पे के दिख रहा है क्या? मतलब पूरा जो नंबर दिख रहा है, ये पूरा इक्वेशन दिख रहा है, क्या ये हमारा नंबर ही है बेटा? क्या ये मैग्नीट्यूड है? और इसी को हम लोग क्या बोला करते थे? स्केलर। तो दो वेक्टर का मतलब पी बार डॉट क्यू बार का आंसर क्या मिल रहा है? स्केलर फॉर्म में। आई बात समझ में? इसका मतलब सर अगर आपने क्वेश्चन में इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया सर, जैसे कि मान के चलो, इफ द ऑब्जेक्ट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एस बार इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप by applying force F bar is equals to minus 2 I cap minus J cap plus 2 K cap, then work done will be, कितना वर्क डन आपने किया? आपको क्या दिख रहा है? S बार दिख रहा है और F बार दिख रहा है। वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा क्या बोलो? F बार डॉट S बार। अब देखो आपके दोनों भी इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है, आई जे के में दिया है, ये भी आई जे के में है, मतलब ये हुआ कि दोनों में एंगल कितना बना? 90 बनेगा। तो कॉस 90 कितना बनेगा? कितना बनेगा? 90 बनेगा।
बेटा जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई का आई के साथ एंगल कितना है, कितना बनेगा, 0 cos 0। जे का जे के साथ कितना एंगल है, तो जब हम लोग लिखेंगे इसको किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा बोलो, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा, एफ बार की वैल्यू -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट प्रोडक्ट में आएगा एस बार की वैल्यू 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बताइए आई का आई के साथ होगा नहीं होगा, होगा, बोलो क्या बनेगा, -2 इंटू 4 -8 आई इंटू आई 1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। -1 इंटू 2 कितना, -2, 2 इंटू 3 प्लस 6, आंसर क्या बनेगा, -8 -2 -10 प्लस 6 इज हाउ मच, -4। क्या बनेगा, जूल। आई बात समझ में, ये माइनस का इंडिकेट करता है नेगेटिव वर्ड, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया कंसेप्ट, अरे समझ में आ रही बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और रख लेंगे। इफ द पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम P इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप टू Q बार इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स F bar is equals to 2 I cap minus J cap minus K cap, then work done will be कितना होगा। आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां पे डिस्प्लेस कर रहा है बोलो, P से लेके Q के तरफ, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया, ठीक। ये हमारी कौन से एक्सिस मान के चलो y, ये कौन सा है x। हर बार ये मान के चलो इसलिए बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि इधर ही y रहे इधर ही x रहे, इधर x और इधर y लिख सकते हैं। आई बात समझ में, आने वाले दिनों में ये x ऐसा भी होने वाला है बेटा, बात समझ में आ रही है। फिलहाल आप समझ के चलिए यही x है यही y है, ठीक है। अब क्या दिया है, पार्टिकल कहां से निकला बेटा, इसका पोजीशन P दिया है, कहां तक जा रहा है, Q तक जा रहा है। आई बात समझ में, यहां से निकला यहां तक गया, और आपको दिया है फोर्स का इक्वेशन दैट इज 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। बात समझ में आई बेटा, ये आपका उसका क्या है, P का पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर। मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, S मतलब फाइनल माइनस इनिशियल सिखाया। तो बेटा इसका कैसे बनेगा, 2 - 3 तब जाके डिस्प्लेसमेंट बनेगा यहां से लेके यहां तक, दैट इज S बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S बार, Q माइनस P दैट इज x2 माइनस x1। फटाक से बोलो, 2 - 3 -1 आई कैप -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस बना, कितना बना, 0 नहीं बना, -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 दैट इज 0 लिखने की जरूरत है। उसके बाद -2 माइनस के मतलब -1 कितना बना, -3 के कैप, ये क्या बना, अभी डिस्प्लेसमेंट बना। देखो कंसेप्ट कैसा है बेटा, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, और साथों साथ क्या लगा रहे, मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। अब मुझे बताइए F बार की वैल्यू कितनी है बोलो, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब बताइए वर्क डन की वैल्यू कितनी, F बार डॉट S बार। F बार है कितना, 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट, बोलिए माइनस आई कैप माइनस 3 के कैप। फटाफट बोलते चले बेटा, 2 इंटू -1 दैट इज -2 आई कैप डॉट आई कैप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जे का होगा क्या, होगा है कितना, 0 0 इंटू 1 0, -1 इंटू -3 +3 क्या बना, +3, आंसर कितना 1 क्या, जूल। आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये हमने क्या निकाला बेटा, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल के इस तरह से फाइनल वेक्टर बनाया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़े, चलो बेटा देखो ध्यान देना, क्या दिया है, एंगल बिटवीन, कैसा होता है एंगल, एंगल एक ही एंगल है हमारे पास, कौन सा एंगल, दैट इज कॉस थीटा। क्या है बेटा, तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो वेक्टर्स है, दैट इज P बार डॉट Q बार। कैसे लिखेंगे P बार डॉट Q बार को, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ, तो एंगल कहां पे दिख रहा है, कॉस थीटा वही एंगल रहा ना। तो बेटा लिखेंगे कैसे, कॉस थीटा लिखेंगे P बार डॉट Q बार लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये चीज उठ के जाएंगी, बराबर है ना, कितना बनेगा, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग लिख सकते। अरे बात समझ में आ रही है। जैसे मान के चलो एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे P बार इज इक्वल टू मैंने दिया 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप,
और क्यू बार मैंने दिया, मान के चलो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो बोला गया है व्हाट विल बी एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, दोनों के बीच का एंगल बताइए। कैसे करोगे एंगल निकालना? मतलब बेटा यहां पे ध्यान से सुनना, एंगल का फार्मूला है कॉस थीटा, बराबर, ये था हमारा फार्मूला। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है, पी बार डॉट क्यू बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ पी मॉड ऑफ क्यू। बेटा फटाक से बोलो, पी बार मतलब क्या है, वेक्टर इक्वेशन है। तो क्या बनेगा वेक्टर इक्वेशन, बोलो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। कोई दिक्कत? बीच में क्या लिखना है, डॉट। क्या था क्यू का इक्वेशन, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सर मॉड का मीनिंग क्या है बेटा, बोलो मैग्नीट्यूड। कैसे निकाला जाता है मैग्नीट्यूड? सर अंडर रूट में जो वैल्यू दी है उसका स्क्वायर करा जाता है और ऐड किया जाता है। इसका क्या बनेगा, 9 प्लस 9 प्लस 9। आई समझ में बात? बहुत बढ़िया। इंटू इसका 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। बेटा अब क्या करेंगे, डॉट मल्टीप्लीकेशन होगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा कंसेप्ट है। इसके पहले वाले कंसेप्ट में क्या किया था, बोलो पोजीशन वेक्टर वाला कंसेप्ट लगा के क्या किया, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन किया। अब देखो कंसेप्ट चेंज हो गया बेटा। ऐसे अगर दिखे, अब यहां पे कौन से दो कंसेप्ट लग रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है। नीचे कौन सा कंसेप्ट आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने वाला आ गया। आया? तो बेटा क्या बनेगा, बोलो हाँ, 3 इंटू 1 3 आई इंटू आई 1 क्या बनेगा, प्लस 3 प्लस डिवाइडेड बाय 999 अंडर रूट ऑफ, हाँ इंटू अंडर रूट ऑफ। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। बोलो 3 प्लस 3 प्लस 3 9 बनेगा। 27 को कैसे लिखा जा सकता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 9 निकला बाहर, कितना बना 3 रूट, और ये बचा है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3 9 9 गेट। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर, अरे बनेगी। बहुत बढ़िया। किसकी वैल्यू, कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू होती है 1, जब थीटा की वैल्यू किसके बराबर। आ रही बात समझ में? अरे कंसेप्ट आ रहा समझ में? बेटा अगर मैं ऐसे ही क्वेश्चन दे दूं, हो सकता है, जरूर नहीं कि आपके कौन से एंगल 30 में आए, 45 में आए, 60 में, जरूरी नहीं है। एंगल आपका फाइनल आंसर इस तरह से भी हो सकता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू मान के चलो 5 बाय रूट 3। हो सकता है आपका आंसर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 बाय रूट 2। नहीं हो सकता है? जरूर थोड़ी है कि आपको हर बार एंगल आपको पता हो। अरे स्टैंडर्ड वैल्यू मिली इसलिए आपने लिखा था कितना, जी थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप छोड़ दो यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? अब देखो 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 देखो, अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं। हर 5 मिनट में टॉपिक को मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, देखो इफ, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इफ वेक्टर क्यू बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप, क्या लिखा मैंने, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, इफ वी हैव करेंगे, ठीक है, देन what will be the angle between this vector and x axis and y axis. क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ? अरे क्वेश्चन इसको ट्रांसलेट तो कर सकते हैं ना, अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं ना। बेटा क्या बोला है सुन लो, ये दो वेक्टर दिए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, आई जे के दिया, इन दोनों के बीच का एंगल निकाल पाए, निकाले ना, बराबर है। कैसे यूज किए, कॉस थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर्स डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, इतना कर पाए। अब हमारे पास एक ही वेक्टर है बेटा, कौन सा वेक्टर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, और किसके साथ एंगल बनाना है, एक्स के साथ और एज वेल एज वाई के साथ, हो सकता है किसके साथ, जेड के साथ। अब हमको सबको पता है बेटा, एक्स एक्सिस मतलब ये रहा, वाई एक्सिस मतलब ये रहा, जेड मतलब क्या रहा, ये रहा। सर एक्स का डायरेक्शन हमको पता है, कौन सा होता है, आई क्या, वाई का डायरेक्शन क्या होता है, जे क्या, जेड का डायरेक्शन क्या होता है। मतलब ये भी एक वेक्टर को दिखाता है, नहीं दिखाता है।
तो हम लोग ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि सर मेरे पास एक ही वेक्टर है। बेटा ऑटोमेटिकली आपके पास कितने वेक्टर दिख रहे हैं? अगर मैं x के साथ देखूं इस वेक्टर का, तो एक वेक्टर ये, सेकंड वेक्टर ये। बात समझ में आई? मैं y के साथ देखो एंगल बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? y का वेक्टर ये, दैट इज j कैप, और q का वेक्टर ये। आई बात समझ में? अगर 3 एक्सेस होते तो मान के चलो कुछ ऐसी लाइन होती, ये वेक्टर का इक्वेशन लाइन बनी, इसको अपन अलग कलर से दिखाएंगे इस तरह से। ये एक वेक्टर रहा, नहीं बोल सकते। मान के चलो ये वेक्टर आपका q हो सकता है, माइनस i प्लस j, मतलब ये हो सकता है। तो कौन किसका बीच का एंगल? ये एक एंगल। ये एंगल कौन सा बना सकते बोलो? एंगल इन बिटवीन दिस वेक्टर एंड x। ये एंगल बोल सकते दिस वेक्टर और y। ये एंगल हो सकता है कौन सा? दिस वेक्टर एंड दिस। आई बात समझ में? मान के चलो कि इस वेक्टर को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है, और इस एंगल को मैंने नाम दिया एंगल बिटवीन x। बोल सकते दैट इज फाई x। किसके किसके बीच का एंगल है? q बार और x। ये क्या एंगल हो सकता है बेटा बोलो? फाई y। किसके बीच का एंगल है? वेक्टर और y। आगे का भी वैसे एंगल बनेगा, दैट इज फाई। बनेगा नहीं बनेगा? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ यहां पे जो भी आपने वेक्टर लिखा, दैट इज q बार इज इक्वल टू क्या लिखा है? qx i कैप प्लस बोलो qy j कैप प्लस qz। मान के चलो कि इसको मैं किसी एक एक्सिस के साथ एंगल निकालने जाऊं, जैसे x एक्सिस के साथ अगर एंगल निकालने जाऊं, तो मुझे बताइए यहां पे अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म करूं, सिर्फ ये ट्रायंगल की तरफ ध्यान देना, अगर ये आपका q है तो ये q का कौन सा कंपोनेंट बनेगा बेटा बोलो? q cos ऑफ थीटा। बनेगा नहीं बनेगा? बराबर है। कौन सा बना? ये कौन है आपका? qx ही है ना। qx इज इक्वल टू व्हाट? q cos ऑफ थीटा। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा हम लोग बोलो? थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? फाई ऑफ x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाई ऑफ x। थीटा की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कितनी दिख रही है बोलो? q ऑफ x। क्या दिख रही है? q ऑफ x। और हाइपोटेनियस किसके बराबर? q के बराबर। आई बात समझ में? नहीं समझे? अरे ये ट्रायंगल में क्या दिख रहा है? ये अगर आपका एंगल है तो एंगल का एडजेसेंट साइड क्या बनेगा? बराबर है, कॉस वाला। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं क्या करूं, कॉस थीटा का इस्तेमाल करूं, तो कॉस थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा x के लिए? फाई x। तो व्हाट इज दिस फाई x? एडजेसेंट साइड। क्या है एडजेसेंट साइड? qx डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर? q के बराबर। बना? बहुत बढ़िया। तो फाई x इज इक्वल टू qx बाय, उसी तरह से cos फाई y इज इक्वल टू क्या बनेगा? qy बाय, उसी तरह से cos फाई z इज इक्वल टू क्या बनेगा? qz बाय। बट बढ़िया। अब उसी इक्वेशन को देखिए, इधर किसके बीच का एंगल निकालना? पहले हम लोग किसके साथ करेंगे एंगल? x के साथ। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कैसे लिखेंगे हम लोग बोलो? cos ऑफ, बोलो फाई ऑफ x। क्या लिखेंगे? qx। qx मतलब कौन है? qx मतलब कौन है? -1। क्या दिख रहा है? -1। यही है ना x के लिए। ये क्या बना आपका? qx। यहां पे क्या बनेगा? ये qy। ये कौन है आपका? डिवाइडेड बाय क्या लिखा है बेटा? q मतलब क्या? टोटल इसका क्या है? मैग्नीट्यूड। टोटल, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बोलो? अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है। k का कंपोनेंट है क्या? नहीं है, छोड़ दो। कितना बनेगा बेटा बोलो? हाँ, -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1। अरे कॉस सर हमको पता है 1/√2 होता है कितना डिग्री, लेकिन दिख रहा कितना है? माइनस। याद होगा बेटा, आपने सीखा था अलाइड एंगल का कंसेप्ट। मैंने तभी बोला था आपको अलाइड एंगल अच्छे से सीख लेना, आने वाले दिनों में काम आने वाला है। क्या सीखा था मैंने अलाइड एंगल में? अगर आपका कॉस कितना डिग्री हो, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हाँ, कितना लिखेंगे? कॉस 180 माइनस कितना होता है? 45। इसको क्या लिखेंगे? अगर यहां पे 180 दिखे तो आपका कॉस का क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा, याद होगा। बराबर है, मल्टीपल ऑफ 180 वाला कंसेप्ट। बराबर है। यहां पे कंसेप्ट उसका कौन सा फंक्शन नहीं लेना था? को फंक्शन नहीं लेना था। कॉस का कॉस रहेगा। कॉस क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। बराबर है। कॉस 45 इज 1/√2। अब साइन देखना बेटा, 135 कौन से वाले क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट 1 में सभी
पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। फंक्शन कौन सा दिख रहा है? कॉस का, जिसकी वजह से फाइनल आंसर क्या बनेगा? माइनस। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? कितना बनेगा? 135 डिग्री। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। अब आप ही बताना है y के साथ एंगल बताओ फटाक से। क्या लिखेंगे हम लोग? cos phi ऑफ y इज इक्वल टू क्या बनता है? cos phi ऑफ y qy बाय q। qy कहां पे दिख रहा है? ये y कौन है? -1 लिखना है या 1 लिखना है? 1 डिवाइडेड बाय q, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। बोलो कितना होता? उतना ही रहेगा ना, दैट इज 2। क्या बनेगा? 1/√2 किसकी वैल्यू बनती है? 45 डिग्री। आइए बात समझ में। अब देखो धीरे 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 मैंने क्या सिखाया पहले कंसेप्ट में? बोलो सिंपल सा क्या? डॉट मल्टीप्लीकेशन। बराबर है? क्या सिखाया? डॉट। अब देखो फोर्थ वाला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर जाके अपन यहां पे रोक देंगे। डॉट मल्टीप्लीकेशन। सेकंड में क्या सिखाया? क्या निकालना? एक वेक्टर लाइन आपको बनानी पड़ेगी। सपोज वी हैव द पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, तब जाके बनेगा डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं कि यही आपको वर्डन ही निकालना पड़े, आगे ऐसे ऐसे कंसेप्ट आएंगे बेटा जहां पे आपको और बहुत सारे अलग अलग इसमें मतलब कंपोनेंट जुड़ते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्या करेंगे हम लोग? क्या निकाला? पोजीशन वेक्टर निकाला। पोजीशन वेक्टर दी हो तो फाइनल वेक्टर निकाला। उससे क्या निकाला हम लोगों ने? फाइनल आंसर निकाला। आई बात समझ में? फिर हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 3 सीखा। क्या सीखा? एंगल निकालना। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर दिया होगा, सेकंड वेक्टर भी दिया होगा, दोनों के बीच का एंगल का फार्मूला cos थीटा p बार q बार बाय मॉड ऑफ p मॉड ऑफ q। यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगता है? मैग्नीट्यूड को निकालने का कंसेप्ट लगता है। बराबर है? फिर किसका कंसेप्ट लगता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ डॉट वेक्टर का लगता है। लगा? इसमें क्या बना? कितने वेक्टर्स दिए हैं? सिंगल वेक्टर। किसके साथ निकालना है? एक्स एक्सिस के साथ। तो कितना इजी? इससे तो ये इजी हो गया बेटा, ये वाले कंसेप्ट से ये इजी बन गया। अगर आप किसके साथ एंगल बना रहे हो? z के साथ, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? cos phi z इज इक्वल टू z का कंपोनेंट बाय टोटल का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई? फटाक से आंसर बताना अगर मैंने ऐसे लिख के दिया। चलो फटाक से बोलो, यदि मैं ऐसे लिख के देता है कितना बना था? 135 ना। चलो बोलो, अगर मैंने आपको एक एंगल दिया जैसे कि मान के चलो q बार इज इक्वल टू 3i कैप या फिर i कैप माइनस j कैप प्लस 3√2 k कैप। आपको एंगल निकालना है बेटा किसके साथ? z एक्सिस के साथ एंगल बना के निकालना है। कैसे करोगे? सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा? बोलो cos ऑफ phi। z मतलब क्या लिखेंगे? z। बोलो क्या लिखेंगे हम लोग? हाँ, q z बाय q। हो गया इजी? अरे हो गया ना इजी बेटा। इस फार्मूले और इस फार्मूले में कुछ फर्क नहीं है देखा जाए तो, ठीक है? छोड़ो। बोलो qz की वैल्यू कहां पे दिख रहा है? कौन है? 3√2 डिवाइडेड बाय q की वैल्यू कितनी? अंडर रूट ऑफ, हाँ बोलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √2 का स्क्वायर 2 9 इंटू 2 18। कितना बना? 3√2 बाय रूट 20 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 5, 4 निकला बाहर, 3√2 बाय 2 √5। 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2, ऊपर का √2 नीचे का √2 गेट कैंसिल। कितना बना? 3 बाय √10। समझे? ये रहेगा आंसर। छोड़ दो किसके साथ बना? cos phi ऑफ z। ये आंसर रहा आपका फाइनल। आई बात समझ में? अरे क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे बढ़े। ठीक, क्या लिखा मैंने? हेडिंग देखिए, ओनली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p दैट इज p बार विथ वेक्टर q दैट इज q बार। साइड में क्या लिखा है? उसके जोड़ी में लिखा है बेटा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p दैट इज p बार विथ वेक्टर q दैट इज q बार। दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है बेटा? फर्क दिख रहा है। यहां पे लिखा है ओनली कंपोनेंट, यहां पे क्या लिखा है? वेक्टर कंपोनेंट। अब कंपोनेंट का मीनिंग सबको समझ में आया है? जैसे मैंने बोला ये बेटा क्या है? p, ये क्या है? q। p का ये कौन सा कंपोनेंट? p cos थीटा। बराबर है बेटा? इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस तरह से, कैसे? इस तरह से मैंने इसका नाम दिया p बार, इसका मैंने नाम दिया q बार। दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक। ये एंगल कितना है बेटा? बोलो थीटा। सुन लो, क्या है एंगल? थीटा। ओके ओके ओके, ठीक। क्या बोला है? ओनली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p। p का कंपोनेंट किसके अलॉन्ग में? विथ वेक्टर q। q के अलॉन्ग में, q के डायरेक्शन में क्या बनता है? यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा तो बोलो बेटा ये क्या बना आपका? p cos ऑफ थीटा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो बोला है बोलो, हाँ, कंपोनेंट क्या लिखेंगे?
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p दैट इज p बार इन द डायरेक्शन ऑफ q बार। बात समझ में आई? क्या लिखेंगे? कौन सा कंपोनेंट? क्या होगा? p cos ऑफ थीटा, यही तो होगा ना। क्या होगा? p, यदि आपने देखा होगा p तो p हम लोग लिखेंगे। cos थीटा क्या होता है सर? सर cos थीटा ये होता है, क्या होता है? p बार q बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p इंटू मॉड ऑफ, होता है नहीं होता है? ये जो p मैंने लिखा, क्या ये भी मॉड ऑफ p ही है? बेटा ये दोनों अगर कैंसल हो जाए तो बचता क्या है? p बार q बार बाय मॉड ऑफ, क्या ये p बार इंटू q कैप नहीं होता है? अरे सर आपने तो q को टोपी लगाई और हमको भी टोपी लगा रहे हो। जब से हम बैठे हैं दिमाग के ऊपर से जा रहा है इतना कंटेंट। बेटा देखो ध्यान से सुनना, एक चीज मैंने बोली थी, कौन सी? जैसे आपने देखा होगा, कौन सा बोलो? p या फिर q बार इज व्हाट? मॉड ऑफ q इंटू q कैप नहीं बोल सकते। बेटा अगर एक वेक्टर हो, वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया था, बर्गर के सारे वेजिटेबल्स बाहर निकालो, बर्गर का वो पाव जो है बाहर निकालो। हमने वेजिटेबल्स निकाला और पाव को अलग रखा। ये क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। इसको क्या नाम देंगे? यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर अगर निकालने जाए क्यू कैप तो क्या लिखेंगे? क्यू बार मॉड ऑफ क्यू, यही तो है वो। आई बात समझ में? ये बात समझ में आई? इसको मैं ऐसे करके रख देता हूं, मतलब आपको समझे। सर तो अगर इसका मतलब किसी ने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान के चलो बेटा कि मेरे पास एक है p बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। इसका निकालना है किसके अलॉन्ग में? q बार इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, i कैप j कैप और k कैप। मुझे बताइए क्या करोगे? कौन सा कंपोनेंट निकालना है? कंपोनेंट ऑफ p बार इन डायरेक्शन ऑफ q बार। कैसे होगा? कौन बनेगा? यहां पे देख के बताइए, किसका किसके साथ? p का q के साथ। तो पहले क्या लिखा जाएगा? p का बार इंटू q क्या कैप। व्हाट इज द q कैप? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? बहुत बढ़िया। p बार मतलब p का इक्वेशन, बोलो क्या बनेगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। कोई दिक्कत है बेटा? इंटू क्यू कैप क्या होता है? क्यू कैप क्यू बार होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो क्यू बार क्या होता है? क्यू बार ये होता है सर। क्या होता है ये? मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप होता है डिवाइडेड बाय क्यू का मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 1। ये कैसा है समझ में आया? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बना। तो बेटा अब बताइए यहां पे क्या लिखा है? डॉट आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस या माइनस 1 इंटू 1 -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। कितना बना? 3 प्लस 2 5 माइनस 1 4 बाय रूट 3। ये बना आपका, जिसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ p इन डायरेक्शन q। आया समझ में? यदि मैंने इसका इक्वेशन लिखा, ये भी लिखा, और मैंने अगर बोला कंपोनेंट ऑफ q इन डायरेक्शन p, तो यही फार्मूला कैसे बना जाएगा? बोलो। उल्टा होगा बेटा। दोनों भी इक्वेशन तो रहेंगे, लेकिन मॉड इसमें क्या रहेगा? मॉड में किसका रहेगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आया समझ में? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन दूं, बोल सकते फटाक से, मैं ही सोल्व करके दूंगा, आप बोलते चलिए। मैंने बोला बेटा मान के चलो a बार इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, और b बार मैंने लिखा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मुझे निकालना है, देखो सुन लो बेटा, कंपोनेंट ऑफ b इन a बार। क्या लिखा मैंने? बोलो। कंपोनेंट ऑफ b इन a। बोलो किसका किसके साथ? समझ के चलना, रट्टा नहीं मारना इसको।
बी का ए के साथ। तो जब लिखेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ बी इन वेक्टर ए, तो किसका बन रहा है? बी का। किसके साथ? तो बी बार ए क्या। सर ये तो वर्ड हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी सुना था, पी क्यू। तो पी क्यू कॉस थीटा लिखा था, याद होगा। बस उसमें क्या था बेटा? एंगल दिया था, यहां पे एंगल नहीं है। तो समझ के चलना, जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो एंगल में दिया हो तो डायरेक्टली निकाल पाए थे, अगर एंगल ना दिया हो तो ऐसे निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? दैट इज, बोलो कैसे लिखेंगे हम लोग? बी को आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। बहुत बढ़िया। हाँ, आई कैप ए कैप मतलब क्या है? बोलो 2 आई कैप, बोलते चलो 2 जे कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? मॉड में हाँ 4 + 9 कितना बनेगा? 1 × 2 -1 × -2 +2 2 × -3 डिवाइडेड बाय रूट कितना? 17 कितना बनेगा? -6 + 4 माइनस कितना? 2 डिवाइडेड बाय +17 रूट 17। आया समझ में? आई बात? क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखो समझ लो। अब साइड में थोड़ा सा फर्क है बेटा। कौन किसमें? साइड में लिखा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पी दैट इज पी बार विथ वेक्टर क्यू। दोनों में फर्क है। हमने क्या निकाला था? सुन लो इधर, क्यू के अलॉन्ग में पी का वेक्टर निकाला था। क्यू के अलॉन्ग में क्या निकाला था? क्यू का वेक्टर निकाला था। अब क्या निकालना है? वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। किसके डायरेक्शन में? देखो देखो देखो, वेक्टर कंपोनेंट मतलब देखो ये क्या है? सिर्फ ओनली कंपोनेंट। मैंने साइड में वर्ड क्या लिखा? ओनली कंपोनेंट। ओनली कंपोनेंट का मीनिंग हुआ सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखो दोनों भी क्वेश्चन में फाइनल आंसर क्या मिला? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिला। मिला नहीं मिला? जब मैं इसे बात कर रहा हूं कि वेक्टर कंपोनेंट मिलेगा, मतलब फाइनल आंसर कौन से फॉर्म में रहना चाहिए? वेक्टर के फॉर्म में, मतलब आईजे के दिखना चाहिए। अरे अब देखो सुन लो, फर्क कुछ नहीं है। क्या लिखा मैंने? बोलो कंपोनेंट। हाँ, कंपोनेंट ऑफ कौन सा? पी बार इन डायरेक्शन ऑफ क्यू बार इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या आया? बोलो अगर मैं ये वाला क्वेश्चन लू तो इसका आंसर कितना आया? 4/√3 आया नहीं आया? अब मैं साइड में लिख रहा हूं क्या? बोलो वेक्टर कंपोनेंट। अब समझ लो पी कॉस थीटा ये क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड। क्या मिल रहा है? मैग्नीट्यूड मिला। ये मैग्नीट्यूड किसके साथ हो रहा है? क्यू के साथ। तो एक मैग्नीट्यूड दूसरे मैग्नीट्यूड के साथ मिल रहा है। लेकिन पी कॉस थीटा का डायरेक्शन तो बताइए, ये किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? क्यू के। मतलब यहां पे साइड में किसका एंगल होना चाहिए? किसका वेक्टर होना चाहिए? क्यू का होना चाहिए। मतलब क्या लिखेंगे? क्यू कैप। आई बात समझ में? क्या रहेगा? क्यू कैप का मीनिंग क्या है सर? क्यू कैप का मीनिंग है क्यू की डायरेक्शन ओनली। किसकी डायरेक्शन? क्यू की डायरेक्शन। आई बात समझ में? मतलब ये रहा कि सर 4/√3 का उल्टा लेके चलो। क्या बनाइए? हाँ, पी बार क्यू कैप इंटू क्यू कैप। इसका मतलब यदि आपके ऑप्शन में सिर्फ नंबर के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ऑप्शन हो, तो समझ के चलना है एक का वेक्टर दूसरे का वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। यदि आपको क्या दिया हो? बोलो, यदि आपको क्या दिया हो? वेक्टर कंपोनेंट, आपके साइड में क्या लिखा होगा? क्यू कैप भी होगा, मतलब क्यू की डायरेक्शन भी होगी, मतलब आई जे के फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं समझा के बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो कितने हम लोग तरीके सीखे? 5 तरीके सीखे। ठीक है, इसको समराइज करके चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें मैं एक बार एक ही फॉर्म में 10 मिनट में रिवाइज करके दूंगा, तब जाके हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। आई बात समझ में? चलो।